अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान फजल रहमान रहमानी। आज मुरखा 17 जून है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। समुद्री तूफान बिपरजॉय से बड़ी तबाही हुई है। तूफान से मुतासिर होकर ताहाल 2 अफराद हलाक जबकि 22 अफराद जख्मी हुए हैं और अब बिपरजॉय गुजरात से राजस्थान पहुंच चुका है। दूरबीन की तफसीलात में देखिए तूफान की ताज़ा तरीन सूरत हाल। मरकजी मोदी हुकूमत ने दिल्ली वाक़े नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम तब्दील कर दिया है। इस पर कांग्रेस पार्टी ने किस तरह सख्त रद्द अमल का इजहार किया है, तफसीलात में देखिए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर और अहमदनगर के बाद लातूर में औरंगजेब की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर हंगामा बरपा है। लातूर जिला के कलारी गांव में एक शख्स ने सोशल मीडिया पर औरंगजेब की तस्वीर का स्टेटस लगाया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के दारुल हुकूमत पटना में गुज़िश्ता रोज यानी 16 जून को नीतीश की काबीना में तोसी हुई है, जहां जेडीयू के रुकने असेंबली रत्नेश सदा ने वजारती ओहदे और राजदारी का हल्फ लिया। इस मौके पर वजीर आला नीतीश कुमार की पूरी काबीना मौजूद थी। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में बजरंग दल के कारकुनों पर लाठीचार्ज की गई। पुलिस हुक्काम का कहना है कि किसी किस्म की हंगामा आराई, धरना और मुजाहरे के बारे में उन्हें कोई इत्तला नहीं दी गई। जब उन कारकुनों ने सड़क ब्लॉक की तो उन्हें समझाया गया, न मानने पर ताकत का इस्तेमाल किया गया। तालिबान के साथ मगरिबी मुज़ाकरात में भारत और पाकिस्तान एक साथ नजर आए हैं। ओस्लो में होने वाली मुलाकात में तालिबान से उन वादों को पूरा करने को कहा गया जो उन्होंने आलमी बिरादरी से किए हैं। तालिबान के नुमाइंदों ने आलमी सिफारतकारों के दरमियान ही भारत और पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदों से भी मुलाकात की। आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन कंपनी अब बिजली से चलने वाली गाड़ियां बनाने का इरादा कर रही है। ये गाड़ी कैसी होगी और कब तक सड़क पर उतर जाएगी, तफसीलात में जानिए सब कुछ। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स ने गुज़िश्ता रोज यानी 16 जून को चीन के सदर शी जिनपिंग से बीजिंग में मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब इतवार के रोज अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन चीन के मुतवक्के दौरे पर आ रही हैं। एशिया कप पाकिस्तान में होगा या हाइब्रिड मॉडल के तहत कुछ मैच पाकिस्तान और कुछ उससे बाहर? पाकिस्तान टूर्नामेंट का बायकाट करेगा या भारत? ऐसी बहुत सी अफवाहें भारत और पाकिस्तान की मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं और दोनों ममालिक के सियासी तनाव के दरमियान अब हतमी फैसला क्या हुआ है, आज की दूरबीन में जरूर देखिए। और आज की दूरबीन में मिलिएगा बॉलीवुड स्टार और अमेरिका के उस अदाकार से जिनके यहां 83 वर्ष की उम्र में चौथे बच्चे की पैदाइश हुई है। अदाकार की 29 साला गर्लफ्रेंड नूरुल फल्लाह ने उनके बेटे को जुमेरात के रोज जन्म दिया। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नजर उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। समुद्री तूफान बिपरजॉय की वजह से राजस्थान के जालोर और बाड़मेर अजला में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। जुमेरात को गुजरात में बिपरजॉय का लैंडफॉल हुआ और अब यह सहराई रियासत राजस्थान पहुंच चुका है। इससे पहले इस समुद्री तूफान की वजह से गुजरात को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा। तूफान की जद में आने से एक ही घर के 2 अफराद की मौत हो गई जबकि 22 अफराद जख्मी हुए हैं। मुतासरा इलाकों में बिजली के कई खंभे और दरख्त जड़ से उखड़ गए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक अब तूफान के कमजोर होने का इम्कान है। शदीद तूफान के पेश नजर जंगी पैमाने पर राहत और बचाव का काम अब भी जारी है। हुकूमत जानो माल के नुकसान को कम करने की पूरी कोशिश कर रही है। सिक्योरिटी इदारे तैयार हैं, कंट्रोल रूम से इसकी निगरानी की जा रही है। गुजरात के रिलीफ कमिश्नर आलोक सिंह ने बताया कि इस तूफान की वजह से अब तक 23 जानवर हलाक हो चुके हैं और गुजरात में तेज हवाओं के साथ मुख्तलिफ मकामात पर 524 से ज्यादा दरख्त और बिजली के खंभे गिर चुके हैं। इसकी वजह से तकरीबन 940 गांवों में बिजली की सप्लाई ठप हो गई है। तूफान के आने के साथ ही रियासत के सौराष्ट्र और कच्छ के साहिलों पर 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। हुक्काम ने बताया कि कई राहत और बचाव टीमें अलर्ट हैं। हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। IMD के ओहदेदारों ने बताया कि समुद्री तूफान बिपरजॉय सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके से बहुत शदीद तूफान के तौर पर आगे बढ़ा। द्वारका और जाखाओ पोर्ट से 10 किलोमीटर मगरिब में 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बहरे अरब में बनने वाला समुद्री तूफान बिपरजॉय जुमेरात की शाम गुजरात के साहिली इलाकों से टकराया था। कांग्रेस पार्टी ने जुमा को नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम और सोसाइटी रखने के मरकज के फैसले पर
सख्त तनकीद की है। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि मोदी इंतकाम का दूसरा नाम है। 59 साल से ज्यादा अरसे से नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी एक आलमी दानिशवराना मकाम और किताबों और आर्काइव्स का घर रहा है। अब उसे प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड सोसाइटी कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी भारतीय कौम के मेमार के नाम और विरासत को बदनाम करने, नीचा दिखाने और तबाह करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। अपने अदम तहफ़्फ़ुज़ की बोझ तले दबकर एक छोटे कद का शख्स खुद साख्ता विश्व गुरु बनकर घूम रहा है। जयराम रमेश का यह रद्द-ए-अमल एनएमएल सोसाइटी की एक खुसूसी मीटिंग के फैसले के एक दिन बाद आया। इस मीटिंग की सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की थी, जो सोसाइटी के वाइस चेयरमैन हैं। इस सोसाइटी की सरबराही वजीर आजम नरेंद्र मोदी करते हैं और इसके 29 अरकान में मरकजी वज़रा अमित शाह, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, जय किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर और दीगर शामिल हैं। म्यूजियम का इफ्तिताह गुज़िश्ता साल अप्रैल में 3 मूर्ति कम्प्लेक्स में किया गया था। ये 1948 से लेकर 1964 में उनके इंतकाल तक भारत के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की सरकारी रिहाइशगाह थी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर और अहमदनगर के बाद लातूर में औरंगजेब की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर हंगामा बरपा है। लातूर जिला के कलारी गांव में एक शख्स ने सोशल मीडिया पर औरंगजेब की तस्वीर का स्टेटस लगाया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इत्तलात के मुताबिक लातूर के हिंदू तंजीमों ने सोशल मीडिया पर औरंगजेब की तस्वीर को उस शख्स की जानिब से जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला करार दिया। इसकी मुखालिफत में सख्तगीर हिंदू तंजीमों ने जुमेरात यानी 15 जून को मुजाहरा करते हुए दुकानें बंद करवा दी। पुलिस ने हिंदू तंजीमों से बात करके हंगामा को बढ़ने से रोका। औरंगजेब और टीपू सुल्तान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करने पर कोल्हापुर और अहमदनगर में काफी हंगामा हुआ। इन वाकयात का जिक्र करते हुए महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में अचानक औरंगजेब की औलाद पैदा हो गई है, जिसकी वजह से मुआशरे में बदअमनी और कशीदगी पैदा हो रही है। सवाल यह है कि औरंगजेब की औलादें कहां से पैदा हो रही हैं। आपको याद दिला दूं कि कोल्हापुर और अहमदनगर में औरंगजेब और टीपू सुल्तान की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने पर 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर ऐसी चीजों से फिरकावाराना हम आहंगी मुतासिर हो सकती है। इससे बचने के लिए ये गिरफ्तारियां की गई हैं। गुज़िश्ता रोज जनता दल यूनाइटेड के रुकन असेंबली रत्नेश सदा ने बिहार के राजभवन दरबार में सुबह 10:30 बजे ओहदे और राजदारी का हल्फ लिया। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें ओहदे का हल्फ दिलाया। इस मौके पर वजीर आला नीतीश कुमार समेत अजीम इत्तेहाद के तमाम बड़े रहनुमा और वज़रा मौजूद थे। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के इस्तीफा के बाद नीतीश सदा को वजीर बनाने का फैसला किया। माना जा रहा है कि संतोष सुमन की वजारत रत्नेश सदा को दी जाएगी। यह ओहदा एचएएम पार्टी के कौमी सदर संतोष सुमन मांझी की नीतीश काबीना से इस्तीफा देने के बाद खाली हुआ है। नई काबीना में उनकी जगह रत्नेश सदा ने आज हल्फ लिया। रत्नेश सदा बिहार में जेडीयू महादलित सेल के सदर हैं। संतोष सुमन के इस्तीफा के बाद नीतीश नहीं चाहते कि उनके महादलित वोट बैंक पर कोई असर पड़े, इसीलिए उन्होंने रत्नेश सदा को फौरी तौर पर काबीनी वजीर हटाकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश के तजारती शहर इंदौर में मंशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल के खिलाफ जुमेरात की रात सड़क पर उतरे बजरंग दल के कारकुनों पर लाठीचार्ज के मामले में थाना इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसके साथ ही मामले की जांच एडीजी सतह के अफसर से कराने की हिदायत दी गई है। रियासती वजीर दाखिला निरोत्तम मिश्रा ने इंदौर वाकया पर भोपाल में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस ने इंदौर में कानूनी कार्रवाई की है। इंदौर में बजरंग दल के कारकुनों के साथ बदसलूकी के मामले की जांच एडीजी सतह के अफसर करेंगे। पूरे मामले में मुतल्लिका टीआई को लाइन हाजिर कर दिया गया है। आपको बता दें कि इंदौर में बजरंग दल के कारकुनान शहर में बढ़ते हुए मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे और पलासिया इलाके में चक्का जाम भी किया। पुलिस एहलकारों ने मुजाहिरीन को चक्का जाम खत्म करने को कहा, लेकिन उन्होंने पुलिस की एक न सुनी। इसके बाद पुलिस ने मुजाहिरीन को जबरदस्ती हटाने की कोशिश की और लाठियां भी चलाईं, जिसमें बजरंग दल के कई कारकुन जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि किसी किस्म की हंगामा आराई, धरना और मुजाहरे के बारे में कोई इत्तला नहीं दी गई। जब उन कारकुनों ने सड़क ब्लॉक किया तो उन्हें समझाया गया और बाद में ताकत का इस्तेमाल किया गया। पुलिस कार्रवाई में बजरंग दल के कई कारकुन जख्मी हुए हैं। इसी दौरान मुश्तइल कारकुनों ने पथराव भी किया, जिसकी वजह से कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई। नॉर्वे की हुकूमत अफगानिस्तान से मुतल्लिक ओस्लो में अमन कॉन्फ्रेंस में तालिबान के साथ मुज़ाकरात के जरिए तअत्तुल को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, जिसमें मगरबी ममालिक के सफारतकारों के साथ ही भारत और पाकिस्तान के नुमाइंदों ने भी एक साथ तालिबान से मुलाकात की। यह पहला मौका था जब तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए भारत और पाकिस्तान को किसी यूरोपीय मुल्क में मदऊ किया गया हो। हालांकि दोनों मुल्क इससे पहले रूस की मेज़बानी में मास्को फॉर्मेट और कतर की मेज़बानी में दोहा में इसी तरह की कोशिशों का हिस्सा रह चुके हैं। मीडिया में इस कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक जो बातें
बातें सामने आई हैं, इसके मुताबिक इसका मकसद अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल करना और तालिबान इंतजामिया पर अपने वादों पर अमल करने के लिए दबाव डालना था। इजलास के शुरका ने इत्तेफाक राय से अफगान तालिबान पर एक जामे हुकूमत तश्कील देने, दहशतगर्दों की पनाहगाहों को ख़त्म करने और लड़कियों की तालीम पर पाबंदी उठाने जैसे मौज़ूआत पर खुलकर बात की। नॉर्वे की मेज़बानी में 13 जून से 15 जून तक होने वाले इस 3 रोज़ा इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा, भारत, पाकिस्तान, कतर, अमेरिका, बरतानिया और कई दिगर ममालिक के सफ़ीरों ने अफगानिस्तान के सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। ओस्लो में सिविल सोसाइटी के कारकुनों और अपोजिशन जमातों के एहतजाज के बावजूद अफगान तालिबान के दूसरे दर्जे का वफ्द भी वहां पर मौजूद था। अफगान डायस्पोरा ग्रुप समेत इंसानी हुकूक की कई तंजीमें इसमें तालिबान की शिरकत की मुखालफत कर रही थी। भारतीय वजारत खारजा के हुक्काम की जानिब से ओस्लो में होने वाली इस बात पर अभी तक कोई तबसरा सामने नहीं आया है। माहिरीन के मुताबिक भारत अफगानिस्तान में मवासलाती मनसूबों से लेकर एनर्जी सिक्योरिटी और दहशतगर्दाना सरगर्मियों के इंसदाद जैसे मनसूबों पर काम कर रहा था, जो तालिबान हुकूमत बनने के बाद से मुतासिर हैं। हाल ही में भारत ने 20,000 टन गंदम की ताज़ा तरीन खेप अफगानिस्तान की इमदाद के लिए भेजी है, जो इसी हफ्ते ईरान की जाबहार बंदरगाह के रास्ते पहुंचने वाली है। मुबस्सिरीन और माहिरीन का कहना है कि भारत ने साबका हुकूमत के दौरान अफगानिस्तान में काफ़ी सरमायाकारी की थी, जिसमें से बेशतर प्रोजेक्ट गैर मुकम्मल हैं और वो चाहता है कि उनकी तकमील के साथ ही तालिबान के साथ बेहतर रवाबित ज़रूरी हैं। अमेरिका और चीन के दरमियान सर्द जंग के नए दौर की वजह से आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन कंपनी अब बिजली से चलने वाली गाड़ियां बनाने का इरादा कर रही है। कंपनी के चेयरमैन इंग लियू ने बीबीसी से अपने खास बातचीत में बताया कि ताइवान की बहुत सी कंपनियों का मुस्तकबिल कैसा हो सकता है। अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ते हुए तनाव के बीच यंग लियू का कहना है कि फॉक्सकॉन को बदतरीन हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। 67 साल यंग लियो ने ताइवान के दारुल हुकूमत में अपने दफ्तर से बताया कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों ममालिक के रहनुमा अमन और इस्तेहकाम को जहन नशी रखेंगे, लेकिन एक कारोबारी की हैसियत से उन्हें सोचना है कि अगर बदतरीन हालात पैदा हुए तो क्या होगा। फॉक्सकॉन या होनहुई टेक्नोलॉजी ग्रुप 1974 में बना था और आगाज में टीवी की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले छोटे पुर्जे बनाते थे। अब ये दुनिया की सबसे ताकतवर टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है, जो सालाना 200 अरब डॉलर तक कमाता है। चीन में मौजूद फैक्ट्रियां आईफोन के चंद सबसे अहम पुर्जे तैयार करती हैं, जिनमें कैमरा मॉड्यूल, कनेक्टर्स और कैमरा की केसिंग तक शामिल है। इसी महारत की वजह से यंग लियो को उम्मीद है कि उसकी कंपनी अपनी अगली कोशिश में भी कामयाब हो जाएगी और ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में है। फॉक्सकॉन को उम्मीद है कि वो अगले चंद बरसों में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की आलमी मार्केट का 5% हिस्सा हासिल कर लेगी। उनके मुताबिक एक ही मकाम पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं बनाई जाएंगी। उनके मंसूबे के तहत अमेरिका, थाईलैंड, इंडोनेशिया और शायद भारत में भी गाड़ियां तैयार करने की फैक्ट्री लगाई जाए। फिलहाल तो उनकी कंपनी वही काम करने पर तवज्जो रख रही है जो उसे सबसे अच्छा आता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत तैयार करना। लेकिन मुस्तकबिल करीब में हो सकता है कि फॉक्सकॉन अपनी तैयार करदा गाड़ियां बेचना शुरू कर दे। चीन के सरकारी नशरियाती इदारे सीसीटीवी ने बताया कि 16 जून को चीनी सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में गेट्स फाउंडेशन के सरबराह बिल गेट्स से मुलाकात की। चीन में कोविड की सख्त पाबंदियों के खात्मे के बाद गेट्स फाउंडेशन के सरबराह इस मुल्क का दौरा करने वाले मगरिब के चंद नुमाया बिजनेस लीडरों में से एक हैं। बिल गेट्स ने बीजिंग में वाक़ ग्लोबल हेल्थ डिस्कवरी इंस्टीट्यूट को बीजिंग म्यूनिसिपल और संगवा यूनिवर्सिटी के ताउन से तैयार किया है। गेट्स फाउंडेशन ने ऐलान किया कि वो GHDDI के साथ अपने ताउन की तजदीद करेगा। बिल गेट्स ने बीजिंग में सेहत और तरक्की के आलमी शराकतदारों से भी मुलाकात की। एप्पल के CEO टिम कुक भी मार्च में बीजिंग गए थे और उन्होंने कहा था कि चीन के साथ उनकी कंपनी के बाहमी ताल्लुकात हैं। ख्याल रहे कि चीन की हुक्मरान जमात चीन की सुस्त रो माईशत को बेहतर बनाने के लिए गैर मुल्की मफादात को बहाल करने की कोशिश कर रही है। एशिया कप पाकिस्तान में होगा या हाइब्रिड मॉडल के तहत कुछ मैच पाकिस्तान और कुछ उससे बाहर। गुज़िश्ता रोज़ बिलाखिर इस हवाले से एशियन क्रिकेट काउंसिल के हतमी ऐलान से यह मालूम हुआ कि एशिया कप अब हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और श्रीलंका में 31 अगस्त से 17 दिसंबर के दरमियान खेला जाएगा। तफसीलात के मुताबिक भारत अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा, जबकि पाकिस्तान में कम से कम 4 मैच खेले जाएंगे। पाकिस्तान के ग्रुप में भारत और नेपाल, जबकि दूसरे ग्रुप में श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश दूसरे ग्रुप में होंगे। ताहाल एशिया कप के तफसीली शेड्यूल का ऐलान नहीं किया गया। इस हवाले से अपने बयान में पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी ने कहा कि यही उनका वादा था और आज उन्होंने अपना वादा पूरा कर लिया। याद रहे कि यह हाइब्रिड मॉडल नई पेशकदमी है, इससे और भी दरवाजे आगे खुल सकते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट की बाज़ाब्ता वापसी के बाद से अब तक सिर्फ भारत और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है।
हॉलीवुड स्टार अदाकार अल पचिनो के यहाँ 83 वर्ष की उम्र में चौथे बच्चे की पैदाइश हुई है। अल पचिनो की 29 साल गर्लफ्रेंड नूरुल फल्लाह ने उनके बेटे रोमन को जुमेरात के रोज जन्म दिया। ऐसा लगता है कि लोगों में बड़ी उम्र के बाप बनने का रिवाज आम हो रहा है। 83 साल अल पचिनो के बच्चे की हालिया पैदाइश के अलावा अदाकार रॉबर्ट डी नीरो ने भी गुज़िश्ता माह तस्दीक की है कि वो 79 साल की उम्र में 7वें बच्चे के वालिद बनने जा रहे हैं। सन 1972 और 2015 के दरमियान इसमें 3.5 साल का इजाफा हुआ है। अमेरिका में बाप बनने वाले मर्दों की औसत उम्र 30.9 साल है और 9% मर्द कम से कम 40 साल के थे जब उनके यहाँ पहला बच्चा पैदा हुआ। कम से कम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे उम्र रसीदा बाप की उम्र 92 साल थी। हालांकि कभी कभार उम्र रसीदा मर्दों के बारे में भी गैर सरकारी दावे सामने आते रहते हैं, ताहम बड़ी उम्र में बाप बनने के अपने खतरात हैं। दिसंबर सन 2022 में यूटा यूनिवर्सिटी और दीगर इदारों के मुहक्किकीन ने बढ़ती हुई पीराना साली और तौलीदी सलाहियत, हमल में मसाइल और बच्चे की सेहत पर इसके असरात का एक जामे जायज़ा पेश किया था। अगरचे बहुत से मुतालिआत में मुमकिना तौर पर अल पचिनो की उम्र के बहुत से मर्दों को शामिल नहीं किया गया होगा। इसकी वजह यह है कि वो इतने आम नहीं। शवाहिद से पता चलता है कि 40 और 50 साल की उम्र के मर्दों के स्पर्म पहले ही हजम, गिनती, हरकत पजीरी और तगय्युरात के लिहाज से कम मेयार के हो जाते हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि इन तब्दीलियों का मतलब यह है कि मर्द की बढ़ती हुई उम्र न सिर्फ बांझपन बल्कि कुदरती तौर पर ठहरने वाले हमल के गिर जाने के खतरे का बाइस बनती है। वो बताते हैं कि कई स्टडी से पता चलता है कि एक बड़ी उम्र का मर्द इसकाते हमल के खतरे को नुमाया तौर पर बढ़ा देता है। सन 1970 की दहाई के बाद से 30 साल से कम उम्र के अमरीकी वालिदों की तादाद में 27% की कमी आई है, जबकि 45 से 49 साल की उम्र के वालिदों की तादाद में 52% तक इजाफा हुआ है। फिक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में रोशन महमूद, मोहम्मद उसामा रहमानी, मोहम्मद हाशिम, मुश्ताक शेख, मोहम्मद नेमतुल्ला और अबुल कलाम साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फिक्र नज़र। शुक्रिया।